जय हिंद साथियों। इजराइल और हमास के आतंकवादी हमलों ने तमाम देशों के भीतर में उनकी अपनी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय साख को कई सवालों के घेरे में ला करके खड़ा किया है। वो चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, ईरान हो, या फिर भारत देश का ही बात क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत इस देश में इजराइल से निकटता और अरब कंट्री या फिर कहे मिडिल ईस्ट के साथ लेकर के चलने की जो परिस्थितियां हैं, दुनिया के तमाम देशों की राजनीति को बिल्कुल प्रभावित किया है। हर किसी को पता है कि अमेरिका के भीतर अगले साल चुनाव होने हैं, भारत में भी अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे, और ब्रिटेन के भीतर भी लेबर पार्टी जिस तरीके से धीरे धीरे उभर रही है, उसने भी सुनक और उनकी राजनीति को लेकर के कई सवाल अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से हो, सवालों के दायरे में घेरे में खड़ा तो कर ही दिया है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच जब यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय जब चीन और रूस का करीब आना और व्यापारिक रिश्तों में खटास के बाद अमेरिका और चीन का एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, और इन तीनों चारों परिस्थितियों में भारत की भूमिका अभी तक एक बीच बचाव करने वाली रही, लेकिन कहीं दिखाई ये नहीं दिया कि कहां हम खड़े हैं। तो शायद इसलिए भी भारत की कूटनीति की भी अग्नि परीक्षा इसी समय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी और देश के भीतर में भी। अगर शुरुआत किया जाए भारत देश से ही, तो भारत के भीतर के जो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत देश में रहने वाले, यानी मुस्लिम समुदाय के भीतर इजराइल को लेकर के जो सवाल हैं, वो सवाल फिलिस्तीन या फिर हमास को लेकर के नहीं है। तो फिर क्या उन सवालों का भारत देश की राजनीति को क्या प्रभावित करने की दिशा में कोई बड़ा कदम इस समय में उठ रहा है? अगर भारत की अपनी अंदरूनी राजनीति अगले साल जब चुनाव के दिशा में जा रही है, तो क्या इजराइल और हमास का युद्ध क्या व्यापारिक और बाजार के लिहाज से भारत के बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन और एजेंसियां प्रतिष्ठानों को भी क्या प्रभावित करेगी, और भारत के अर्थव्यवस्था को भी लेकर के कई सवाल इस समय लेकर के खड़े हैं कि इसका जवाब अभी किसी और को नहीं बल्कि मौजूदा समय की सत्ता को ही देना होगा। और समझना यह भी होगा कि पहले दिन ही पीएम मोदी का ट्वीट इजराइल के पक्ष में खुले तौर पर देना, या फिर आतंकवादी जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुई जिस तरीके से विरोध करते हुए ट्वीट था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय का बयान कहीं बीच का रास्ता अपनाते हुए फिलिस्तीनों का जिक्र कर रहा था। तो दुनिया की नजर जो है इसके ऊपर भी है कि भारत देश के भीतर का अंतर्द्वंद है क्या, यहाँ की अपनी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के भीतर मौजूदा समय में पीएम मोदी का खड़े कहां हो सकते हैं। और अमेरिका के भीतर का एक सवाल यह है कि अगर मानवीय त्रासदी इजराइल और हमास युद्ध के समय बढ़ती जा रही है, तो अमेरिका अगर मध्यस्थता नहीं अगर कर पाता है और नहीं इस त्रासदी को रोक पाता हो, तो यूनाइटेड नेशंस को फिर देर हुआ है, तो यूनाइटेड को वो अमेरिका की वो ताकत तो गायब नहीं हो गई। और इसी तरीके से नाटो के तमाम देशों के भीतर भी यह संकट है, लेकिन इजराइल जो है उनके लिए ब्लू आई बॉय के सामान है, क्योंकि यह भी एक बिल्कुल इस समय सच है। और भारत देश जैसे उनके साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, खासतौर पर अरब कंट्री के साथ संबंध कोई आज का नहीं है। और वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय भी तमाम देश भारत देश के साथ खड़े रहे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उस साथ खड़े रहे। लेकिन इस समय में क्या 2021 के भीतर में विदेश नीति में I2U2 नीति के तहत एक परिवर्तन भी आया। संबंधों को अगर देखिएगा उसके हिसाब से अगर हर बात का अगर परीक्षण किया जाए, और इसलिए भी यह करना जरूरी है क्योंकि दुनिया के भीतर अलग अलग देशों की अंदरूनी राजनीति अगर इजराइल हमास के युद्ध के बीच में अगर आकर के खड़ी है, तो इसका जवाब युद्ध से ही नहीं बल्कि उस कूटनीति और अंदरूनी देश की राजनीति को संभालने सहेजने से ही मिलेगा। और यही वह वजह है कि जर्मन एक इस समय में इस वक्त में सबसे पहले अगर वहां पे पहुंचे, वो नेता को 17 तारीख वहां पे पहुंचे और एक दिन के बाद अमेरिकी नेता वहां पर पहुंचे, और आज ऋषि सुनक वहां पहुंचे, और आने वाले समय में फ्रांस के राष्ट्रपति भी वहां पे जाएंगे, और आने वाले समय में वहां पर दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिलेगा। और इन सारे सवालों के भीतर एक सवाल है कि इजराइल अगर मिडिल ईस्ट के भीतर की परिस्थितियों को अगर प्रभाव हर देश की राजनीति पर अगर पड़ रहा है और बहुत गहरे तरीके से अगर पड़ रहा है, तो सवाल उठता है केवल तेल का नहीं, केवल जो तेल के लेकर के ओआईसी से ईरान ने कहा कि आप इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए और तेल सप्लाई को रोक दीजिए। जाहिर है कि पूरे दुनिया के बाजार में तेल की कीमत $93 प्रति बैरल तक पहुंच गया, और इसका असर पड़ा। रूस जिस लिहाज से भारत को बहुत रियायत दर में तेल दे रहा है, अगर इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगता है तो उसके बाद की परिस्थितियां जो है वो कैसी बनेगी, कौन सी बनेगी, या रूस के भीतर क्या ही सवाल है। क्योंकि अब तक की जो परिस्थिति है उसमें जो रूस और यूक्रेन को लेकर के यह माना जा रहा था कि वो दोनों जो टकरा रहे हैं, एक तरफ अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो है तो दूसरी तरफ रसिया है, लेकिन एक नया फ्रंट आ गया सामने, और ये नए फ्रंट ने हर देश को क्यों प्रभावित कर रहा है। भारत देश के भीतर अगर आप झांकिएगा तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि अडानी ने $1.1 मिलियन का जो वाइपर किया, वहां पर उसकी हिस्सेदारी 70% की है।
जो उन्होंने अडानी को एसजेड अपने तौर पर जो पैसा दिया। अब सवाल उठता है कि वहां पे टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस है, वहां पे विप्रो है, वहां पर एफपीआई है, वहां पे लार्सन टूब्रो है, वहां पे भारत फोर्स है, वहां पर सन फार्मा है। यानी भारत देश के इकोनॉमी को संभाले हुए बड़े बड़े ग्रुप इस युद्ध से प्रभावित होंगे और उसका असर जो है इनका आर्थिक स्थिति पे अगर पड़ेगा, नेटवर्थ पे पड़ेगा, जो कि शेयर बाजार के जरिए लगातार अब ये दिखाई देने लगा, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसको संभालना मौजूदा समय की सत्ता को है। और यहां से जैसे आप अमेरिका अमेरिका की तरफ अगर बढ़िएगा, तो अमेरिका जॉर्डन जाकर के यह साबित करना चाहता है कि वही ईमानदारी के साथ मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन चाहे जॉर्डन हो, मिस्र हो, फिलिस्तीन हो, इनकी प्राधिकरण के नेताओं ने यह जताया कि अमेरिका की मध्यस्थता करने की जो क्षमता है उनको भरोसा ही नहीं उस पर। ये इस पूरे प्रकरण का पहला हिस्सा पड़ता है। और दूसरी तरफ बढ़िएगा तो जिस तरह से हमास ने हमला किया उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे फिलिस्तीन के अंदर आम लोगों की मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमास का 7 अक्टूबर की बर्बरता जो थी वो अब वहां से ध्यान हट करके हर कोई इजराइल की तरफ देखता है, जिसके साथ अमेरिका खड़ा है। और दुनिया के अंदर आम गाजा वासियों की सुरक्षा को लेकर के एक चिंता का विषय है, एक परेशानी का सबब है। अगर इसको आप समझिएगा तो हमास वहां पे हिजबुल्ला भी तैयार है, जो अपने तौर पर ईरान के साथ उसकी फंडिंग का मिलना होता है, हथियारों का सप्लाई करना, ट्रेनिंग का देना, वहां पे सब उसको ताकतवर बनाता है। और उसके पास लाखों रॉकेट और मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी तक की मिसाइल्स भी हैं। तो क्या वो दूसरा फ्रंट को खोलेगा? और दूसरा फ्रंट अगर खोलेगा तो भूमध्य सागर के भीतर अमेरिकी पोत खड़े हैं जो निशाने पे हिजबुल्ला को लेने से कभी कतराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो यह एक ऐसी परिस्थिति गहरे तौर पर और दुनिया के भीतर में युद्ध की एक नई परिस्थिति को जन्म दे रही है। लेकिन सवाल यहां पर फिर समझना होगा कि जब हमास गोरिल्ला वार की दिशा में आगे बढ़ता है तो गाजा पट्टी के भीतर में जो सुरंगें हैं वो बारूदी सुरंग में क्या बदल सकता है? स्नाइपर उसके काम कर सकते हैं, घात लगा करके वो हमला भी करेंगे। पर नुकसान आम लोगों को जो होगा उसकी चिंता अब दुनिया कर रही है। शायद यही वो कारण है कि अब नाटो का देश जो है खुद ये मध्यस्थता करना जो बाइडेन करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, और 4 घंटे के बाद वो वापस चले गए। और इसी सुनक तैयारी कर रहे हैं कि वो सऊदी अरब भी जाएंगे। सवाल है यहां पर कि अगर अपने अपने देश के भीतर में, चाहे वो ब्रिटेन के भीतर लेबर पार्टी हो, इस समय में सुनक की राजनीति को लेकर के सवाल खड़ा करती है। भारत देश के भीतर कुछ सवाल जो है खास तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए संगठन और पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलों के जो तीखे तरीके से सवालों को लगातार उठा रहे हो, या फिर भारत देश के विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी के ट्वीट के बीच में जिस राजनीति को लोग समझ रहे हैं विपक्ष उस पर भी टारगेट कर रहे हैं, निशाना कर रहे हैं। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के भीतर एक दुनिया के तमाम परिस्थितियों के भीतर एक अमेरिका के अंदर टकराव खुले तौर पे नजर आ रहा है। अगर इसको जरा आप पूरे समझिएगा, अमेरिका के जरिए उसी मानवीय पहलू पर अगर उठाना चाहता है अमेरिका, जो मानवीय पहलू उसके हाथ से गाजा पट्टी और आम फिलिस्तीनियों को लेकर के निकलते चला जा रहा है, क्योंकि वह खुद भी इजराइल के साथ जाकर के खड़े हैं। क्योंकि अब जरा ध्यान दीजिए और समझिए कि जब वो संबोधन कर रहे थे फिलिस्तीन के आम लोगों के साथ, उनका संबोधन हो रहा था, जब उसमें उन्हें ना 4 लाइन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उनका कहना था कि आपके माता पिता, दादा दादी, बच्चों के और यहां तक कि शिशुओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसको देख करके आप चुप नहीं रह सकते, लेकिन अपने ऊपर गुस्से को हावी ना होने दे। और उसी के बाद उन्होंने एक बात जिक्र किया 9/11 का, क्योंकि 9/11 को लेकर के समूचे अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका ने कहा था जो हमारे साथ है वो दोस्त है, जो नहीं है वो दुश्मन है। तो 9/11 का जिक्र जो बाइडेन ने यहां पर जानबूझ करके कर दिया और कहा कि 9/11 के बाद हम भी गुस्से में थे, हम न्याय चाहते थे और हमने इसे हासिल भी किया, मगर हमने कुछ गलतियां भी कर दी। और इस बात का जिक्र उन्होंने कहा किया। और दूसरी तरफ एक बात और, नेतन्याहू यानी इजराइल के जिन बातों का जिक्र किया वो हमास की तुलना नाजियों के साथ कर दी। अब हिटलर को दुनिया भूलना चाहती है। जर्मनी और इटली में घूमते हुए आज भी हिटलर और वहां पे जिक्र कर नहीं सकते और कर भी नहीं पाते, करते भी नहीं। और उस समय से हट करके इस समय में इजराइल और नेतन्याहू अगर नाजियों का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बात को समझ रहे हैं कि अब उनके अपने देश के भीतर की राजनीति भी अब उसमें भी संभालनी है उन्हें। पिछले दिनों जो उनके ऊपर विरोध हो रहा था और इस समय में जो फेल्योर हुआ है इंटेलिजेंस का, उसमें उंगली तो उन्हीं के ऊपर उठेगी। तो वो एक लिहाज से जो राष्ट्रवाद है उसमें काउंटर टेररिज्म को बहुत बड़े पैमाने पर नाजियों के आश्रय खड़ा करके अब यह बिल्कुल मैसेज साफ करना चाहते हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी है। और जो बाइडेन भी यहाँ पर चुके नहीं, उन्होंने ISIS के को भी इस समय में इस वक्त में खारिज इस रूप में कर दिया कि हमास उससे भी ज्यादा घातक। लेकिन बात यही नहीं थमती है, बात यह भी समझना पड़ेगा कि जो कि भारत देश जो मध्य पूर्व जो G20 में शामिल होता है और जो भारत की इच्छा ही नहीं बल्कि दुनिया की इच्छा थी इस समय में इकोनॉमिक प्रोजेक्शन को लेकर के, और माना यह भी जा रहा था कि अगर आर्थिक गलियारा अगर ये बन गया तो व्यापार का पूरा जो भूगोल ही बदलेगा।
और इसीलिए उस पर हस्ताक्षर करने वाले देश अगर देखिएगा तो अमेरिका भी था, यूनाइटेड अरब अमीरात भी था, सऊदी अरब था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ भी था। लेकिन इस मिडिल ईस्ट के इस समय में एक ही झटके में कई सवाल खड़े कर दिए। हमास खुले तौर पे यह कह रहा है कि भारत तो हमारा साथ देना चाहिए भारत को। नेतानू को लेकर के मोदी समय में एक बड़ा शिफ्ट जरूर है। ऐसा नहीं कि इससे पहले की सत्ता भारत में इजराइल को खारिज किया था, लेकिन वो खुले आसमान तले और दिन के उजाले में गलवैयां डालने से बिल्कुल भी कतराती थी। वो एक बैलेंस बनाना चाहती थी, संतुलन बनाना चाहती थी, जो पर्दे के पीछे का खेल था। पीएम मोदी का नेतन्याहू से मिलना और सामने में मिलना और देश के भीतर में कैसे इस पर प्रभाव पड़ा, और भारत देश के भीतर में एक राजनीति के भीतर एक लंबी सी लाइन बन गई कैसे ये सब। जब पीएम मोदी जब इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, तो भारत देश के भीतर की कूटनीति और नीति बहुत बिल्कुल साफ ये बतलाती है कि आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि जब वो फिलीपींस के संबंध बनाने हैं या मिडिल ईस्ट को आप दरकिनार नहीं कर सकते, ये शब्द अगर कोई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ ही थे, इराक, सऊदी अरब, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, ओमान हो, भारत देश ने जो I2U2 जो जिक्र हम इससे पहले भी किए उसने बनाया, उसमें कौन से देश है? उसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट का एक यूनाइटेड अमीरात है। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल और भारत है, जो अक्टूबर 2021 के भीतर एक बड़ा शिफ्ट नजर आया और भारत के विदेश नीतियों को लेकर के और संतुलन बनाने की जो कोशिश है, भारत ने बैलेंस बनाने की कोशिश है इस युद्ध के समय भी और अभी लगातार अभी भी कर रही है, क्योंकि भारत देश को पता है ऊर्जा सुरक्षा, जो एनर्जी सुरक्षा, वो भारत की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है, यानी तेल और गैस का उत्पाद। और इसलिए भी ध्यान दीजिए कि Y2 ये जो सोलर अलायंस भी है, वह भी किसके साथ है? यूनाइटेड अमीरात के साथ है, सऊदी के साथ है, ओमान के अंदर है, बहरीन के साथ है। यानी एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य के अंदर सांस्कृतिक कल्चर, सोशल कल्चर और जो भी है सामाजिक, ये भारत के प्रवासी इन देशों के भीतर में सबसे ज्यादा है। और जो रेमिटेंस भेजा जाता है उसको इन्हीं जगहों से सबसे ज्यादा भारत देश के भीतर भेजा जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लेबर के तौर पर हो या मिडिल तौर पर, वहां पर कामगारों के तौर पर वहां पे मौजूद हो, सबसे बड़ी मौजूदगी संख्या जो भारतीयों का है। और भारत का अपने इकोनॉमिक्स को, आर्थिक को संभालने के लिए, चाहे FDI हो, चाहे वो किसी PTI का जिक्र हो, या फिर फर्जी व्यापार समझौता, जो सुगम व्यापार कैसे किया जाए, इकोनॉमी आर्थिक को कैसे बनाएं, कैसे बढ़ाएं, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को, रिश्तों को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम आगे होते रहे, तो कि एक ही पल में क्या इजराइल और हमास के युद्ध के टकराने के बीच जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इस भारत देश के लिए कहीं ये सवाल बहुत बड़ा तो नहीं हो चला? क्योंकि भारत देश के भीतर की अंदरूनी राजनीति के अंदर जब अगर इसका असर पड़ने लगे, और इसका असर जब आप पड़ेगा, तो आप मिडिल ईस्ट का जब आप जिक्र करते हैं तो टॉप मोस्ट जो 5-6 देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसमें पहला नाम अमेरिका है, तो दूसरा नाम UAE का, तीसरा नीदरलैंड है, चौथा चाइना है, पांचवा सऊदी अरब का आता है। और जो माल हमारे देश के अंदर आता है उसमें पहले नंबर पर चाइना, फिर रसिया तेल की वजह से, उसके बाद अमेरिका, चौथे पर UAE और पांचवें पर सऊदी अरबिया है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में आप ध्यान दीजिए कि इजराइल को लेकर के नाटो कंट्रीज, नाटो देश और अमेरिका की करीबी 17 अक्टूबर को जर्मन चांसलर जब वहां पे पहुंचे, तो वहां उन संबंधों का जिक्र कर दिया इजराइल के साथ, जो आज से लेकर के व्यापार तक के दिशा में जाती है। जो बाइडेन जो जिक्र कर रहे हैं वो मानवीय पहलू का तो बात कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर हथियारों के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। ऋषि सुनक भी संबंधों का मद्देनजर तो बात को समझ रहे हैं, लेकिन उसी लिए वो एक नए तरीके से आज वहां पर जिन संबंधों का जिक्र कर रहे हैं उसमें मध्यस्थता की परिस्थिति भी टटोल रहे हैं कि किस रूप में वो सऊदी अरबिया जाकर के चीजों को संभाले, और कुछ दिनों के भीतर वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को भी देखे। और यहाँ क्या ये मसला जो है इतना बड़ा है, और इसका प्रभाव इस रूप में भी नहीं होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुले तौर पे यह कह दिया कि मैं यहाँ आकर के समझाना चाहता कि इजराइल के साथ हैं, हम बताना चाहते थे, लेकिन हमास ने बेरहमी से इजराइल को लोगों का कत्ल कर दिया है। और 13 दिनों के बाद भी दुनिया के सामने एक सवाल है कि जो कुछ भी हो रहा है फिलीपींस में, गाजा पट्टी के भीतर उन इलाकों में, और आम फिलीपींस जो लगातार मारे जा रहे हैं, अस्पताल तक पर जो हमला किया गया है, वो क्या संदेश देता है? आप कहाँ हैं? शायद इसके लिए भी अपने अपने देशों के भीतर में अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों को लेकर के सवाल अब दुनिया के हर देश के भीतर में है। और मध्य सागर में 2 युद्धपोतों की मौजूदगी जो अमेरिका की है, उसको लेकर के कोई तीसरा देश नहीं है। रसिया का कहना है कि ये खतरनाक स्थिति है। ये भी समझ रहा है रसिया की यूक्रेन और रसिया के साथ जब युद्ध हो रहा था तो कौन उसके साथ था। इजराइल भी समझ रहा है कि अब उसके साथ कौन है। फिलीपींस भी ये समझ रहे हैं कि उनके साथ कौन खड़ा है। ईरान को भी पता है कि वो हमको क्या करना है। लेबनान को भी समझ आ गया अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि 13 दिन के बाद की जो परिस्थितियां हैं, यह भी अगर आप समझिए कि अमेरिका ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और डोम से जो उसको लेकर के जो प्रतिबंध लगा था, और उस बात का भी ऐलान करता है कि अब हम लगभग $100 मिलियन का आश्वासन देता है कि गाजा में हम मानवीय मदद दे देंगे। लेकिन इस बात का भी जब जिक्र करता है कि 9/11 से बड़ा हमला है ये, और हथियार भी दिए जाएंगे, सुरक्षा भी बढ़ती जाएगी।
तो यह भी सवाल है कि अब अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन को अपने नागरिकों को यह कहना पड़ेगा कि आप बीच में छोड़ दीजिए। यानी गाजा सिटी के अंदर पहली बार अपने तरीके से, अपने तौर पे जो कुछ भी हो रहा है वो केवल सिटी अस्पताल पे हमला की बात नहीं है। चारों तरफ से आप देखिएगा तो जहां जहां उसके दरवाजे खुलते हैं उन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, रिश्तों को सहेजे हुए और तमाम देश जो है जो गाजा पट्टी के चारों तरफ है उनके भीतर भी वह सवाल उठता है कि उनको भी अंदरूनी राजनीति को समझना और सहेजना होगा। इसलिए भी नेतन्याहू ने जब ये ऐलान कर दिया आज कि हमास में नाजी है, हमास नहीं नाजी है, युद्ध भविष्य के लिए लड़ा जा रहा था, स्वतंत्र दुनिया की ये लड़ाई हो रही है अभी। और उसी बीच में अगर पुतिन कह देते हैं कि मध्य सागर में अमेरिकी पोत यानी विमान वाहक माल पोत है वो रूस के लिए खतरा है, और ये मैसेज बहुत बड़ा हो जाता है। और भारत देश के भीतर में अभी तक रूस और यूक्रेन का युद्ध के भीतर को उसने एक मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई थी और इस तरीके से परिस्थितियों को भी बनाई जहां पर भारत को आर्थिक लाभ भी हो और नाटो और अमेरिका की भी सहमति बनी रहे। लेकिन इस परिस्थिति में जब आपके देश के भीतर के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू भी अगर राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में अगर रहे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर के बहुत सारे सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर लगातार फैलने लगे, हवा में तैरते रहे, तो ये बिल्कुल संदेश क्या बचता है। तो शायद इसलिए भी एक ऐसा सवाल ये जो बहुत बड़ा हो चला है, गाजा पट्टी के अंदर अभी तक इजराइल के सेना क्यों नहीं घुसा, अमेरिका ने क्यों रोके रखा इसको। 2005 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण इजराइल का था, उस पर अमेरिका के कहने पर उसने छोड़ दिया। क्या ये हो सकता है कि हमास का हमेशा के लिए खात्मा जो नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया वो खतरा कहीं इजराइल के लिए इस रूप में न बन जाए, जब आप किसी देश में घुसते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में अगर घुस जाते हैं तो उसमें कब्जा बरकरार कैसे कीजिएगा, कैसे रखेंगे और कितना कुछ झोंक दीजिएगा। यह भी सवाल उस समय में है जब दुनिया के सामने में एक अंतर्राष्ट्रीय मंदी का भी जब सवाल खड़ा होता है और इकोनॉमी आर्थिक अगर नहीं संभालने की स्थिति, हर देश की राष्ट्राध्यक्षों के सामने अपनी राजनीति को भी संभाले रहना और अपनी पार्टी को जिताने का कहीं ना कहीं दायित्व और बोझ दोनों उनके ऊपर होता है, जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस युद्ध ने सबको प्रभावित कर दिया। और इस सबके सवाल का जवाब इसलिए भी लोगों के पास नहीं होता है जो प्रेम बाबू मानवीय संकट लगातार होते जा रहा है, जो संघर्ष के बाद पूरे मध्य पूर्व के भीतर फैलने का जो डर लगातार बढ़ रहा है, सता रहा है डर। और ईरान अपने तौर पे यह कह रहा है कि जो टेररिस्ट कहिए या फिर जिस भी रूप में इसको देखिए, मध्य पूर्व के भीतर जो इस रूप में वहां पे मौजूद है, ट्रेनिंग को आर्म्स हो, फंड हो, और हिजबुल्लाह जिसका आप जिक्र किए थे इससे पहले, जिस रूप में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, वो संकट नए तरीके से हर देश के सामने होगा। ये भी एक छाया युद्ध उस दिशा में भी बढ़ रहा है। यानी मैसेज संदेश इस देश के भीतर में क्या देना है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कौन सी करनी है, और इकोनॉमी आर्थिक को संभालने के लिए बाजार और व्यापार का कौन सा रास्ता खोलना चाहिए। यह 2-3 परिस्थितियों में इस युद्ध के साथ हर देश रुक गया है। यहां पर सवाल होता है सबसे बड़ा संदेश होता क्या है इसके बीच। इसमें संदेश पहला होता है कि इजराइल का जो पूरी छवि है वो दुनिया के सामने जो बनी रही और अमेरिका का जबरदस्त उस पर जो साथ रहा, जबरदस्त तरीके से वो टूट गया। पहली बार में मिडिल ईस्ट के भीतर में, मध्य पूर्व के भीतर इराक और ईरान वार नहीं, ये इजराइल और हमास का युद्ध है, जिसमें संयोग से मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व का जो इसमें शामिल होने का कहीं कदम आगे न बढ़ाना पड़े। इसे वेस्टर्न कंट्री के अंदर घबराहट है और भारत जैसे देश के विदेशी कूटनीति को लगातार जिस रूप में आगे किए जा रहे हैं, चाहे अमेरिका के ट्रंप के समय को देख लीजिए, चाहे पुतिन की युद्ध का काल को आप समझिए, चाहे इस समय में जो बाइडेन के साथ और चीन को लेकर के जो निकटता नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत धीरे धीरे बनती जा रही है, उस पहलू को जरा परखिए। उसके बाद भी इन तमाम सवालों के बीच एक जो गूंज है जो विदेश नीति से जुड़ती थी, वो इसका पहला बार प्रभाव देश के राजनीति के ऊपर पड़ा है। और इस गहरे प्रभाव के क्षेत्र में ही अमेरिका के भीतर का चुनाव, भारत देश के भीतर का जो चुनाव, ब्रिटेन के अंदर का चुनाव, ये तीनों देश को चुनाव की प्रभावित करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। जय हिंद, जय भारत।